हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस प्रिय चैनल पर। दोस्तों, अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अरुणाचल को चीन ने फिर बताया है अपना हिस्सा, जिसको लेकर दोस्तों चीन वापस जाओ के नारे लगे हैं और फूंका गया है जिनपिंग का पुतला। बताएंगे पूरी खबर। उसके आगे खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पर भारत ने लॉन्च कर दिया है ये 100 किलोमीटर की रफ्तार से दुश्मन का खात्मा करने वाला एयरफील्ड वेपन। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे वो कौन सा है। साथ ही आपको आगे की खबर में बताएंगे, जहां पर आर्मी चीफ एमएम नरवणे का रक्षा क्षेत्र को लेकर बड़ा बयान आया है दोस्तों। साथ ही पाकिस्तान ने हाथ फैलाकर मांगे टिके, फिर भी चीन ने महज 5 लाख डोज देकर टरका दिया है। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद पाकिस्तान की सिटी बिट्टी हो गई है गुल और किलस गई है उसकी आत्मा। बताएंगे पूरी खबर दोस्तों, ये क्या है। साथ ही बताएंगे, जहां राफेल विमानों के फ्रांस से भारत आने में मददगार बनेगा हमारा यूएई, आसमान में भरेगा फ्यूल। जी हाँ दोस्तों, 1999 की घटना तो आपको याद ही होगी, जहां पर यूएई ने ही हाईजैक वाली प्लेन में फ्यूल भरा था दोस्तों। ऐसे में फिर ये राफेल विमानों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बताएंगे पूरी बात आपको आज की खबर में। साथ ही बताएंगे, जहां पर केपी शर्मा ओली ने कर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ। जी हाँ दोस्तों, क्या है इसके पीछे का कारण, ये भी बताएंगे दोस्तों आपको। साथ ही बताएंगे, जहां पर रूस का बड़ा बयान आया है दोस्तों, भारत चाइना की दोस्ती को लेकर क्या कहा गया है, बताएंगे आपको। साथ ही अगर आपका भी इन बैंकों में अकाउंट है दोस्तों, तो आपके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसमें अगर आपने इन एप्लीकेशन पर और इन लिंक पर अपने फोन से या लैपटॉप से किया है क्लिक, तो खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। तो अलर्ट होने के लिए, जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और अभी आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है और भारतीय सेना है तो हमारा भारत गर्व से जी रहा है, और चाइना पाकिस्तान जैसे देश की सिट्टी बिट्टी गुल है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां अरुणाचल को चीन ने फिर बताया है अपना हिस्सा। कहा है अपने क्षेत्र में निर्माण करना गलत बात है क्या। जी हाँ दोस्तों, बता दें, चीन के विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यहाँ कहा कि अपने खुद के क्षेत्र में चीन की विकास और निर्माण गतिविधियां सामान्य तथा दोषारोपण से परे है। मंत्रालय ने यह बात अरुणाचल प्रदेश में चीन के एक नया गांव बनाने की खबरों पर प्रतिक्रिया में कही है दोस्तों। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने एक मीडिया ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा है कि जंगनान क्षेत्र, यानी जो कि दक्षिण तिब्बत में है, उस पर चीन की स्थिति स्पष्ट और स्थिर है। हमने कभी भी तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है, जबकि भारत हमेशा कहता आ रहा है कि अरुणाचल उसका अभिन्न और अखंड हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, चुनिंग ने आगे कहा कि हमारे खुद के क्षेत्र में चीन की विकास और निर्माण गतिविधियां सामान्य है। उन्होंने कहा ये दोषारोपण से परे है, क्योंकि ये हमारा क्षेत्र है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में फूंका गया है शी जिनपिंग का पुतला। चीन वापस जाओ के लगे हैं नारे। बता दें, अरुणाचल प्रदेश में चीन के खिलाफ विरोध कुछ दिनों पहले ही मीडिया ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की ओर से गांव बसाए जाने की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बताई थी दोस्तों, जिसके बाद गुरुवार को ऊपरी सुबनसिरी को स्थानीय लोगों ने भारत की सीमा में घुसकर चीन की ओर से गांव बनाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला भी फूंका है और चीन के खिलाफ नारे लगाते हुए प्ले कार्ड्स भी दिखाए हैं दोस्तों। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने चीन वापस जाओ, हम भारतीय हैं, भारत माता की जय के नारे लगाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अरुणाचल प्रदेश अगर आप भी मानते हैं कि भारत का है तो कमेंट करके हम उसका एक दिन का भी नहीं दे सकते चाइना, जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। और साथ ही भारत माता की जय आप भी अरुणाचल के लोगों के सपोर्ट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। चलते हैं
एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल परीक्षण 100 किलोमीटर की रफ्तार से करेगा दुश्मन का खात्मा। बता दें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने आज उड़ीसा के तट से हॉक आई विमान से एक स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी SAAW का सफलता पूर्वक परीक्षण कर दिया है। दोस्तों, ये एक तरह का गाइडेड बम है। ये हथियार 100 किलोमीटर की स्पीड से दुश्मन की जगहों को नुकसान पहुंचा सकता है। सरकार ने नौसेना और वायुसेना को इस हथियार को खरीदने के लिए सितंबर 2020 में ही मंजूरी दे डाली थी। ऐसी योजना है, जब ये हथियार वायुसेना में शामिल होगा तो इसे राफेल के साथ एकीकृत किया जाएगा। दोस्तों, स्वदेशी स्टैंड ऑफ हथियार को RCI द्वारा विकसित किया गया है। DRDO एक भारतीय हॉक MK132 से निकाला गया पहला स्मार्ट हथियार है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जब राफेल के साथ ये हथियार जुड़ जाएगा दोस्तों, तो सोने पे सुहागा जैसी स्थिति हमारे भारतीय सेना की हो जाएगी। दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है, क्या कमेंट करना चाहेंगे इस खबर को लेकर जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर आर्मी चीफ MM नरवणे का बड़ा बयान आया है। दोस्तों, कहा है कि रक्षा क्षेत्र में दुश्मन तेजी से हो रहे हैं आधुनिक, लेकिन हम छूट रहे हैं पीछे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने काफी सच्चाई से भरी ये बातें कही हैं। बता दें, आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने कहा कि हमारे दुश्मन जिस तरह डिफेंस मॉडर्नाइजेशन तेजी से कर रहे हैं, उस हिसाब से स्पीड में हम थोड़ा पीछे छूट रहे हैं। गुरुवार को आर्मी इंडस्ट्री पार्टनरशिप के 25 साल के वेबिनार में आर्मी चीफ ने कहा है कि भारतीय आर्म्ड फोर्स की विदेशी उपकरणों पर निर्भरता को स्वदेशी क्षमता बढ़ाकर कम करना चाहिए। आर्मी चीफ ने कहा है कि हमें ये ध्यान रखना होगा कि आधुनिक और खास टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में क्षमता की कमी की वजह से सिर्फ स्वदेशी डेवलपमेंट में ही मौजूदा ऑपरेशनल गैप यानी जरूरतों की भरपाई नहीं हो सकती। इसलिए कुछ % इंपोर्ट की भी जरूरत होगी। जब दुश्मन एकदम दरवाजे पर हो, उस वक्त कोई भी ऑपरेशनल कमी का रिस्क नहीं ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी जनरल MM नरवणे की एक एक बात का समर्थन करते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि भारत को पहले से ही पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, क्या फायदा जब युद्ध हो उस समय हमें किसी चीज की गिल्टी रह जाए कि यार ये चीज हमारे पास नहीं है। तो आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि भारत को पूरी तैयारी पहले से करनी चाहिए। तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर पाकिस्तान ने हाथ फैलाकर मांगे टिके, फिर भी चीन ने महज 5 लाख डोज देकर टरका दिया है। दोस्तों, कहा है कि विमान लेकर आना और ले जाना। जी हाँ दोस्तों, कभी मास्क के नाम पर अंडरवियर के टुकड़े सील कर पाकिस्तान भेजने वाले चीन ने कोरोना वैक्सीन के मामले में भी अपने दोस्त की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। दोस्तों, 22 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान को चीन ने न केवल 5 करोड़ टीके देकर टरका दिया है, वो भी तब जब पाकिस्तान ने दोस्त के सामने अपनी झोली फैलाकर मदद की गुहार लगाई। और तो और चीन ने पाकिस्तान की बेइज्जती भी कर डाली है दोस्तों, और कहा है कि अपना विमान लाकर ये टीके ले जाना। खुद को महाशक्ति बताने वाले चीन का दिल कितना छोटा है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं दोस्तों कि भारत ने पड़ोसी देश नेपाल को 10 लाख टीके भेजे हैं, जबकि उसकी आबादी 3 करोड़ से भी कम है। तो वहीं 16 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश को भारत ने 20 लाख की डोज भेजी है। ये चीन की ओर से नेपाल की दिए गए टीकों के मुकाबले 4 गुना अधिक है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप देख पा रहे होंगे भारत की दरिया दिली और चाइना का छोटा दिल। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, और इस पाकिस्तान को लेकर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा दोस्तों। और एक सुझाव इमरान खान को आप अपनी तरफ से क्या देना चाहेंगे दोस्तों पाकिस्तानी लोगों को लेकर, कहना बिल्कुल मत भूलेगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां राफेल विमानों के फ्रांस से भारत आने में मददगार बनेगा UAE, आसमान में भरेगा फ्यूल। कभी भारत के हाईजैक विमान में भी भरा था इसने ईंधन। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्रालय की सलाहकार समिति की एक बैठक में 16 दिसंबर को विदेश मंत्री S जयशंकर ने खाड़ी देशों के साथ भारत के मजबूत होते
होते रिश्ते को रेखांकित किया था। उन्होंने कांग्रेस सांसदों को बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गहन प्रयासों की वजह से भारत का खाड़ी देशों से संबंध, प्रवास और ऊर्जा से आगे बढ़ गए थे। भारत और संयुक्त अरब अमीरात का ये खास रिश्ता इस महीने के अंत में आसमान में दिखेगा, जब फ्रांस से आने वाले 3 राफेल विमानों के भारत पहुंचने से पहले यूएई की वायुसेना मिड एयर रिफ्यूलिंग करेगी। दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ मौजूदा रिश्ते की तुलना यदि 1999 से करें तो ये बेहद अलग है। तब यूएई ने भारतीय राजदूत को उस एयरबेस पर जाने की इजाजत नहीं दी थी जहां नेपाल से हाईजैक करके लाए गए भारतीय विमान IC-814 में फ्यूल भरा था और फिर विमान को तालिबान के नियंत्रण वाले कंधार एयरपोर्ट पर ले जाया गया था। ऐसे में दोस्तों आपको तो याद ही होगा ये कहानी। जिन को 1999 की घटना याद है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों पूरी कहानी क्या थी बताइएगा जरूर, देखते हैं हमारे सुनने वालों को कितनों को ये बात पता है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां 10 लाख कोरोना टीकों से गदगद हुआ नेपाल। केपी शर्मा ओली ने कर दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी तारीफ। जी हाँ दोस्तों, भले ही पिछले कुछ समय से नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार चीन के इशारे पर नाच रही हो, लेकिन भारत ने कोविड-19 संकट में सदियों पुराने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा। पहले PPE किट और वेंटिलेटर जैसे जरूरी सामान देकर साथ निभाया, तो अब कोरोना टीके के 10 लाख डोज भेजे हैं। इस मदद से पड़ोसी देश नेपाल गदगद है और राजनीतिक संकट का सामना कर रहे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारतीय समकक्ष की जमकर तारीफ की है। केपी ओली ने गुरुवार को ट्विटर पर कहा है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ट्वीट, जिसमें कहा गया है कि ऐसे अहम समय पर जब भारत ने अपने लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत की है, नेपाल को 10 लाख टीके के उदार अनुदान के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका सरकार और भारत के लोगों को धन्यवाद देता हूं। अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि नेपाल एक दोस्ताना पड़ोसी के रुख की सराहना करता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही भारत ने सहायता अनुदान और पड़ोस पहले नीति के तहत गुरुवार को कोविड-19 के टीके की खेप बांग्लादेश और नेपाल को भेजी, जैसा कि आप जानते ही होंगे। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, और भारत के इस बड़े दरिया दिली को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा, जो अन्य देश के लोग नहीं समझ पाते। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां रूसी विदेश मंत्री ने कहा भारत और चीन की दोस्ती के लिए हम कर रहे हैं भरसक प्रयास। जी हाँ दोस्तों, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रूस के 2 महान दोस्त और भाई भारत और चीन आपस में शांति से रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए रूस भरसक प्रयास कर रहा है। एक संवाददाता सम्मेलन में सोमवार को लावरोव ने यह भी कहा है कि अमेरिका की हिंद प्रशांत रणनीति से भारत और रूस की नजदीकी साझेदारी पर असर नहीं पड़ेगा। एक प्रश्न के जवाब में लावरोव ने कहा, हम भारत के दोस्त हैं, हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि हमारे 2 महान दोस्त और भाई भारत तथा चीन आपस में शांति से रहे। उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारी नीति है जिसे हम न केवल शंघाई सहयोग संगठन या ब्रिक्स के परिप्रेक्ष्य में प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि हमारा एक त्रिपक्षीय ढांचा भी है, RIC, रूस, भारत और चीन। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में रूस के इस बयान पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कहना बिल्कुल मत भूलेगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने वर्ष 2020 में 2015 आतंकियों को किया है ढेर। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कई अभियान चलाकर करीब 215 आतंकवादियों को मार गिराया है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां जो बाइडेन के शपथ लेते ही चीन ने ट्रंप सरकार में विदेश मंत्री रहे माइक पोम्पियो समेत कई अधिकारियों पर लगा दिया है प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, चीन ने सख्त कदम उठाते हुए बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में रह रहे 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि चीन के अनुसार उन्होंने कई बेकार नीतियां बनाई हैं जिससे चीन की संप्रभुता पर बड़ा खतरा था। इन अधिकारियों में ट्रंप के बेहद करीबी और ट्रंप सरकार में विदेश मंत्री रहे माइक पोम्पियो भी शामिल है। माइक पोम्पियो हमेशा से चीन के विरोधी रहे हैं। ट्रंप सरकार के आखिरी दिन माइक पोम्पियो ने कहा था कि
चीन ने विगर मुसलमान का दमन किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि चाइना के इस बड़े कदम से माइक पोम्पियो को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों, और कोई नहीं जाना चाहेगा चाइना, तो आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा और चाइना को नसीहत जरूर दीजिएगा दोस्तों कमेंट के माध्यम से। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर इराक की राजधानी बगदाद में दोहरा आत्मघाती विस्फोट, जहां अब तक 28 लोगों की मौत और 73 लोग हुए घायल। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो जो बाइडेन के दौर में भी चीन के प्रति सख्त रहेगी अमेरिका की नीति। जी हाँ दोस्तों, जो बाइडेन के अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाने के बाद एशिया प्रशांत क्षेत्र में इस बात के कयास बढ़ गए हैं कि अब क्षेत्र में अमेरिकी नीतियों में क्या बदलाव आएगा। जो बाइडेन ने चुनाव जीतने के बाद कहा था अमेरिका इज बैक, यानी डोनाल्ड ट्रंप के 4 साल के मनमौजी और अस्थिर नीतियों वाले कार्यकाल के बाद अब अमेरिका पुराने रूप में फिर से दुनिया के सामने होगा। जो बाइडेन की टीम ने आश्वासन दिया है कि अमेरिका दुनिया में फिर से नेतृत्वकारी भूमिका निभाएगी। ऐसा वो सहयोगी देशों के साथ गठबंधन करते हुए करेगा। इन सब का खासकर चीन के मामले में अमेरिकी नीति पर क्या असर होगा, एशिया में सबसे ज्यादा दिलचस्पी यही देखने पर है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इनकी बात से ये पूरी तरह साफ हो गया है कि चाइना के प्रति अमेरिका का रुख बिल्कुल नहीं बदलने वाला दोस्तों, और यही कड़ा रुख रहेगा। आपकी क्या राय होगी इस पर बताइएगा जरूर। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर भारत के सीरम इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में लगी आग, जिसमें 5 लोगों की हो गई है मौत। सीएम ठाकरे ने भी कह दी है ये बात। बता दे, पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की मंजरी परिसर की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग में 5 लोगों की हुई मौत। पुणे के मेयर मुरलीधर मोहन ने यह जानकारी दी है। मेयर का कहना है कि 6ठी मंजिल से जले हुए शव मिले हैं। शवों की पहचान कर ली गई है। मृतकों के नाम महेंद्र इंगले, रामाशंकर हरिजन, विपिन सरोज, सुशील पांडे और प्रतीक पास्ते है। महाराष्ट्र सरकार ने घटना की जांच के आदेश भी दिए हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला से बात की है और शुक्रवार 22 जनवरी को घटना स्थल का दौरा भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की ओर चलें तो ऑस्ट्रेलिया ने हरियाणा में कारोबार बढ़ाने में दिखाई है बड़ी दिलचस्पी। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओफ्रेल एओ ने हरियाणा के साथ कृषि, पशुपालन, डेयरी, खेल कौशल विकास और होटल मैनेजमेंट क्षेत्र में सहयोग करने के लिए विशेष रुचि दिखाई है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने गुरुवार को यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ एक बैठक की। बैरी ओफ्रेल एओ ने ऑस्ट्रेलिया और हरियाणा के बीच विभिन्न मुद्दों पर आपसी सहयोग की समीक्षा भी की है और भविष्य के लिए भी सहयोग करने की दिशा में संभावनाओं का पता लगाने के लिए विचार विमर्श भी किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की बात करें तो जाते जाते कह गए डोनाल्ड ट्रंप, कहा ये तो सिर्फ शुरुआत है, आंदोलन लेकिन रहेगा जारी। बता दे, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विदाई भाषण में कहा है कि उनके प्रशासन ने वही किया जो वो करने में सत्ता में आए थे। वो बोले कि हमने जो आंदोलन शुरू किया था वो जारी रहेगा, ये तो सिर्फ शुरुआत है। 20 मिनट के पहले से रिकॉर्ड किए गए भाषण का वीडियो मंगलवार को व्हाइट हाउस ने यूट्यूब पर जारी किया था। दरअसल ट्रंप को सभी सोशल मीडिया मंचों ने कैपिटल हिंसा के बाद से प्रतिबंध कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप से आप लोग अब क्या एक्सपेक्ट करते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमित शाह जी ने अहमदाबाद शहर में 55 करोड़ की लागत से बने ओवर ब्रिज का किया है लोकार्पण। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद शहर में 55 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित थल तेज शीलज राचरड़ा रेलवे ओवर ब्रिज का लोकार्पण किया है। एक और खबर की बात करें तो फिलीपींस में भूकंप के तेज झटके, जहां रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.0 मानी गई है दोस्तों, जिसको लेकर दहशत में आ गए लोग। एक और खबर की ओर चलें तो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर दिल्ली में होगा अब एक सड़क का नामकरण। दक्षिण निगम ने दे दी है इसकी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, बता दें, दक्षिण दिल्ली के एंड्रूजगंज में एक सड़क का नाम जल्द ही दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखा जाएगा। इलाके के नगर निकाय ने इससे संबंधित प्रस्ताव को
मंजूरी भी दे दी है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। कल सुशांत का 35वां जन्मदिन था। वो पिछले साल 14 जून को मुंबई के बांद्रा में अपने घर में मृत मिले थे। उनके प्रशंसकों ने सोशल मीडिया के जरिए अभिनेता को याद किया, जिनकी अचानक मौत होने का मामला काफी दिन चर्चा में रहा था। ऐसे में दोस्तों दिल्ली नगर निगम के इस कदम का आप समर्थन करते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि सुशांत के नाम पर सड़क का जो नाम रखा जाएगा वो बिल्कुल सही डिसीजन लिया गया है। तो आप भी कमेंट करके कहिएगा, हमारा पूरा सहयोग है। एक और खबर की ओर चले दोस्तों, तो रिम्स में भर्ती है आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, सांस लेने में हो रही है इनको तकलीफ। जी हाँ दोस्तों, चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत गुरुवार देर शाम अचानक बिगड़ गई है। रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती लालू प्रसाद को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लालू यादव की तबीयत खराब होने की जानकारी मिलते ही झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता उन्हें देखने के लिए रिम्स पहुंच गए। तो वहीं रिम्स अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप भी लालू प्रसाद के वार्ड में पहुंच गए हैं। दोस्तों सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ऐसे में आपकी क्या राय होगी इनके स्वास्थ्य को लेकर, जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की बात करें तो 23 जनवरी को कोलकाता जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पराक्रम दिवस समारोह को करेंगे संबोधित। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो वेब सीरीज मिर्जापुर विवाद से जुड़ी खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अमेजॉन प्राइम डायरेक्टर और केंद्र को भेजा है इसके खिलाफ नोटिस। दरअसल अमेजॉन प्राइम के वेब सीरीज मिर्जापुर के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट की ओर से ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम, केंद्र सरकार और फिल्म डायरेक्टर को नोटिस भेजा गया है। याचिका में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही फिल्मों के कंटेंट को रेगुलेट करने की मांग की गई है। साथ ही बता दें, मिर्जापुर शहर को आतंकी और अवैध गतिविधियों में लिप्त शहर दिखाया गया है दोस्तों, जो कि जनपद की छवि को खराब करता है, जिसको लेकर अमेजॉन प्राइम के डायरेक्टर और केंद्र को नोटिस भेजा गया है। दोस्तों एक और खबर की बात करें तो बंगाल में बटेगा मुस्लिम वोट, ममता को टक्कर देने के लिए मौलाना अब्बास ने बनाई है नई पार्टी। बता दें, पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में फुरफुरा शरीफ दरगाह के एक प्रभावशाली मौलाना अब्बास सिद्दीकी ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बृहस्पतिवार को एक नया राजनीतिक संगठन इंडियन सेकुलर फ्रंट बनाया। पीरजादा सिद्दीकी ने कहा है कि नवगठित संगठन राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। एक और खबर की ओर चलें तो दिल्ली पुलिस ने जारी की है 23 और 26 जनवरी की ट्रैफिक एडवाइजरी, बिना पढ़े घर से ना निकले उस दिन। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की बात करें तो दिल्ली नोएडा वाले ध्यान दे, अगर चालान कटा तो बढ़ जाएगा आप सभी लोगों का प्रीमियम। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करना अब अधिक महंगा पड़ने वाला है। इंश्योरेंस रेगुलेटर ट्रैफिक रूल्स के उल्लंघन को गाड़ियों के प्रीमियम से जोड़ने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका चालान कटा तो आपको अगली बार इंश्योरेंस में इसका ज्यादा चार्ज देना होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की ओर चलें तो एसबीआई बैंक ने अपने ग्राहकों को कर दिया है अलर्ट, कहा है इन इंस्टेंट लोन ऐप से दूर रहें, नहीं तो खाली हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंस्टेंट लोन एप्लीकेशंस को लेकर अपने ग्राहकों के लिए चेतावनी जारी कर दी है। एसबीआई ने ट्विटर पर एक अलर्ट भेजा है दोस्तों, जिसमें बैंक ने अपने करोड़ों कस्टमर से कहा है कि किसी भी तरह के अनजाने लिंक को क्लिक ना करें, साथ ही तुरंत लोन देने वाले फर्जी एप्लीकेशन से दूर रहें। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कितने लोग एसबीआई के वो ध्यान रखिएगा दोस्तों। और एसबीआई नहीं, अगर आप अन्य बैंक के भी ग्राहक हैं तो आपके लिए बड़ी खबर हो सकती है दोस्तों, तो कृपया करके किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें, नहीं तो आप बेहद ही बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। एक और खबर की अगर बात करें दोस्तों तो भारत के खिलाफ इंग्लिश टेस्ट टीम का ऐलान, स्टोक्स आर्चर सहित इन खिलाड़ियों की हुई है वापसी। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड ने गुरुवार को टीम इंडिया के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी। इस 16 सदस्यीय टीम में जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक और रोरी बर्न्स की वापसी हुई है। वहीं जॉनी वेस्टो, सैम करन और मार्क वुड को आराम दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी इन टीम्स प्लेयर को लेकर, जरूर बताइएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें दोस्तों। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए
पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अभी कर